वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं अपना बहुत अरसे बाद ये वीडियो अपने घर से बना रहा हूँ, यूएई के घर से बना रहा हूँ। इससे पहले 1.5 महीने से मैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर था और मैं मेरी जो लास्ट कुछ वीडियोस आपको नज़र आई हैं वो वहीं से मैंने अपलोड किए हैं। कुछ पाकिस्तान टूर पे जब मैं था, जब वहाँ से भी अपलोड किए हैं। इतनी लंबी हॉलीडेज़ मैंने आज से पहले नहीं की, थैंक्स टू कोविड के। हॉलीडेज़ प्लस वर्क फ्रॉम होम सब मिलाकर तकरीबन कोई 1.5 महीने की का टाइम ऐसा बन गया था जिसमें मैं पाकिस्तान में था। ड्यूरिंग माई स्टे इन पाकिस्तान मैंने कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस किए, खुद भी किए और कुछ लोगों को भी देखा मैंने। प्लस ये कि कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस, कुछ मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस जो ऑलरेडी यूएई में थे और फिर पाकिस्तान चले गए थे और पीछे में उनके साथ हुए, कुछ ऐसी मल्टीपल चीज़ें हुई कि मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन बैंकिंग मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, या फिर जो बैंक से रिलेटेड आपको फ़ायदे हो सकते हैं और आपको नहीं पता होते। तो आज मैं तकरीबन कोई 11 पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें ज़्यादातर आपको वार्निंग साइंस मिलेंगे और कुछ में आपको आपको आपके फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको लाजमी प्रैक्टिस करना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज़ ऑलवेज नो। तो हमेशा कुछ चीज़ों के बारे में आपको इंक्विजिट रहना चाहिए, पूछना चाहिए, लाजमी पूछना चाहिए। आंसर भले नो हो यस हो, वो आपकी किस्मत है। और आप जो सोच रहे होते हैं हो सकता है उसका सोल्यूशन बहुत आसान हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ आई ना हो कभी। तो बिफोर वी बिगिन प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की और प्रोडक्टिविटी की, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज एंड इन जनरल पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, और पूरी दुनिया में जहां भी इस लैंग्वेज को समझा जाता है वो लोग भी देख सकते हैं। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडिया से भी हैं। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग एज वेल। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बाय द वे, ये जो पॉइंटर्स बताऊंगा ये आप कहीं भी जाएंगे वहां पर इंप्लीमेंट होंगे, भले वो पाकिस्तान हो भले वो अब्रॉड हो। तो इसलिए हर तरह के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। लेट मी नो कि मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हो इस तरह की, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो मैंने मिस कर दिए हो, तो प्लीज कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं। नेक्स्ट टाइम के लिए अगर मुझे इसकी अपडेटेड वर्जन निकालना पड़ा एक वीडियो का, तो मैं जरूर उस पॉइंट को यूज करूंगा आपका नाम के साथ। तो पहली बात करते हैं। पहली बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग योर प्रोफाइल। अंडरस्टैंडिंग योर प्रोफाइल का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। आपकी वर्थ इन देखिए, आपकी वर्थ आपकी अपनी नज़र में, आपकी फैमिली की नज़र में कुछ भी हो सकती है, लेकिन बैंक्स एक ऐसी एंटिटी है जो वो आपको एक ही निगाह से देखता है। और वो निगाह है बेसिकली कि इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बंदे से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो किस बेसिस पे होगा? वो लेट से अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी कंपनी की बेसिस के ऊपर, जो आप जिस कंपनी में काम करते हैं, वो सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। क्रेडिट प्रोफाइल एक अलग चीज़ है जो कि बाद में आती है, लेकिन पहले आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, आप परमानेंट जॉब है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो हम एक एक ऑफिस में रहते हुए, लेट्स से सेम डेस्क पे काम करते हुए, ऑलमोस्ट सेम सैलरीज के ऊपर काम करते हुए, लेकिन जब बैंक्स के पास जाते हैं तो उनके पास जो जो लेट्स से लोन के लिए जब जाते हैं तो जो रेट्स मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक बंदे को, लेट्स से मैं यूएई की बात करूं, तो एक बंदे को 4% पे मिल रहा होता है, दूसरे बंदे को 6% पे मिल रहा होता है। वो क्यों मिल रहा होता है? वो इसलिए मिल रहा होता है, एक तो क्रेडिट प्रोफाइल की बात होती है ना, हो सकता है एक बंदे ने कभी डिफॉल्ट किया हो तो जिसकी वजह से उसकी हिस्ट्री खराब हो गई हो, एक वजह ये हो सकती है। लेकिन जो मेजर वजह है वो ये कि आप एक ही डेस्क पे, एक ही ऑफिस में काम करते हुए डिफरेंट कंपनीज के अंडर होंगे। एक बंदा उस कंपनी के अंडर होगा जिसमें वाकई वो काम कर रहा है, उस लेट से मैं यूएई की बात करूं तो उसी कंपनी के वीजा के ऊपर होगा। दूसरा बंदा जो होगा वो एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के थ्रू काम कर रहा होगा। तो वो उसको पता होना चाहिए कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी प्रोफाइल क्या है। उसी उसी के अकॉर्डिंगली उसको सोचना चाहिए कि अपने लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लोन लेकर आगे किस मकसद में यूज करना चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको बैंक क्यों प्रेफर नहीं कर रहा है, क्यों एक पर्टिकुलर प्रेफर्ड रेट के ऊपर आपको लोन नहीं दे रहा है, दूसरे आपके कुलीग को दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, आपको वो क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अपने आप को आगे बढ़ाने में। सो अगर आपको अपनी लिमिट्स पता होंगी तो आप उन लिमिट्स के, या तो उन लिमिट्स के अंदर काम करेंगे या फिर उनको उस लिमिट को इंप्रूव करने की तरफ काम करेंगे। तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट बेसिकली मेरे दिमाग में इस तरह से आया कि मैं इनफैक्ट पाकिस्तान से वापस आने से ऑलमोस्ट 2 दिन पहले मैं बैंक गया। और मैं बैंक वैसे जाता नहीं हूँ अनलेस पेरेंट्स का कोई काम हो। मैं खुद बैंक कभी भी नहीं जाता। मैं सारा काम प्रेफर करता हूँ कि ऑनलाइन करूँ। तो मैं बैंक गया फॉर सम रीज़न। वहाँ पर बैठे हुए ऑलमोस्ट मुझे आधा घंटा लगा बैंक के अंदर। बताएं, पाकिस्तान के अंदर, इनफैक्ट ये पाकिस्तान को मैं नहीं बोलूँगा, ये यूएई के अंदर भी अगर आप बैंकिंग करने जाएंगे तो आपको आधा घंटा लग सकता है। तो आपको जब जब वहाँ आधे घंटे में होते हैं तो आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, है खातून आई, उन्होंने कहा कि उनका कार्ड कैप्चर हो गया था एटीएम के अंदर।
तो जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरा कार्ड वापस मिल जाए, तो बैंक ने पूछा कि भाई आपका कार्ड, अच्छा अपने डिटेल्स दें, तो पता चला कि वो उनका कार्ड नहीं था, उनके हस्बैंड का कार्ड था। उनके हस्बैंड मतलब आई डोंट नो कहाँ पर थे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर थे। अब वो परेशान थी बेचारी कि उनको पैसे भी चाहिए थे, उनका अपना बैंक अकाउंट नहीं था, उनके पास जो एटीएम कार्ड था वो भी उनके हस्बैंड का था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अपनी फैमिलीज को छोड़ के जा रहे होते हैं पीछे पाकिस्तान के अंदर, और उनके बैंक अकाउंट्स नहीं खोलते, और उनको अपना एटीएम कार्ड दे देते हैं। अब आप सोचें, बैंक किसी सूरत रेडी नहीं था उनको उनका वो एटीएम कार्ड वापस करने के लिए। वो कह रहा था कि हमें फिजिकली आपके आपके हस्बैंड की ज़रूरत है, वो आएंगे तो उनको कार्ड मिलेगा। ये वैसे भी इलीगल है कि दूसरा, अब आई डोंट नो, वो कह रहे थे इस तरह से कि आप मुझे, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई लोग काम करते हैं, तो वो बताएं वाकई इलीगल है कि किसी और का एटीएम कार्ड आप यूज़ करें। आई डोंट नो, बट एटलीस्ट इतना प्रॉब्लम होगा कि जब आप किसी और का एटीएम कार्ड यूज़ करेंगे, इन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस अगर आपका कार्ड कैप्चर हो जाता है, तो आपको वो वापस नहीं मिल सकता, उस बंदे को ही आना पड़ेगा। अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है तो इसलिए जो बंदा भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करे, मैं कहता हूं कि वो हर सूरत में अपना अकाउंट खोले। अगर आपकी स्पाउस पाकिस्तान के अंदर है या कहीं भी है, उनको चाहिए कि अपना अकाउंट खोलें और उसी अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करें। इसी वजह से मैंने भी अपने हर फैमिली मेंबर का, जो जिनके अकाउंट्स खुल सकते थे, उनका अकाउंट खुलवाया है, और उनके अकाउंट से ही ट्राई करता हूं कि ट्रांजैक्शंस हो। और अगर ऐसा नहीं भी हो सकता, लेट से मैं अपने अकाउंट को अगर एटीएम दे भी देता हूं, तो मुझे पता होता है कि ऑल्टरनेट मौजूद है। अगर लेट से ये कैप्चर हो भी गया, लेट से इस केस के अंदर अगर कोई कैप्चर हो भी गया, तो मैं अपने ऑनलाइन अकाउंट मेरे पास मौजूद है, ऑनलाइन सर्विसेज मेरे पास मौजूद है। मैं कभी भी किसी अकाउंट में भी किसी से भी ट्रांसफर करके ये काम कर सकता हूं कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें आपके हाउस होल्ड के अंदर जो भी मौजूद है, जिसके बैंक अकाउंट होने चाहिए टुवर्ड्स दैट एज, तो उसका बैंक अकाउंट हो और वो अपने बैंक अकाउंट को खुद ही ऑपरेट करे। नंबर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक में रखना। क्योंकि बैंक्स बहुत दफ़ा, मैं यूएई के अंदर हूँ तो मुझे पता है कि लास्ट 2-3 महीने 4 महीने के अंदर मैंने एक दो इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं कि लोगों ने अपनी जॉब्स चेंज की हैं, और वो उनके पास लोन था, उनकी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आया, तो जो लोन की जो बैलेंस अमाउंट मौजूद थी वो उस एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के अंदर वो माइनस हो गई उससे। और उनको पता इसलिए नहीं चला कि उनको यही नहीं पता था कि उनके बैलेंस क्या है उनके बैंक अकाउंट के अंदर। उनको स्टेटमेंट में नजर आ रहा है कि वो पैसे आ गए। लेट से एक बंदे के अकाउंट में 50,000 दिरहम है, वो 50,000 दिरहम उसके अकाउंट में मौजूद है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट लेट से 30,000 दिरहम्स आए। 30,000 दिरहम्स बेनिफिट आने के बाद उसके अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 50,000, 80,000 होना चाहिए। अब 80,000 होने की जगह उसके अकाउंट का बैलेंस 60,000 नजर आ रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो उसकी जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट जब आता है, तो यहाँ के बैंक्स उसको थोड़ा सा प्रिकॉशनरी, जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन होता है, उसको वो माइनस कर देते हैं। अब उसके ऊपर अगर 20,000 का लोन मौजूद था, तो वो उसको उन्होंने उस अकाउंट से माइनस कर दिया। तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट में तो सब कुछ नजर आ रहा है कि ट्रांजेक्शन हो रही हैं, आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग लोन था, तो वो बैंक उसको उसमें से माइनस कर देगा, अनलेस एंड अनटिल आप बैंक के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने फिर कांटेक्ट किया बैंक को, और बैंक ने फिर उस चीज़ को प्रोसेस किया, एंड देन अगेन वो लोन रिज्यूम हुआ। लोन रिज्यूम होने के बाद वो अमाउंट दोबारा से नजर आने लगी। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आपको अपनी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। इसी तरह से अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन सी फीस कब लग रही है और क्यों लग रही है। इसलिए अपनी बैंक्स की स्टेटमेंट को चेक में रखना लाजमी है, स्पेशली द क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। अब आते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट के ऊपर। नंबर फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम्स और वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और उनमें हर दफ़ा मैंने ये कहा है कि आप हमेशा क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट जितनी भी आती है उसको पे करें हमेशा इन फुल। अभी इस पॉइंट के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल करें, फुल तो आपको करना ही है, लेकिन एक पॉइंट, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ट्रैवलिंग के अंदर आप हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करके जाएं। मेरे एक दोस्त के साथ इस तरह से हुआ है, और ये मैं, क्योंकि सेम क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ कर रहा था, तो मुझे भी वही चीज़ नज़र आई, रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान, मैं यूएई में ही था, तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ, मैंने खुद पे कर दिया था। लेकिन जो उनके साथ हुआ, अब उनकी आदत ये है कि वो जब भी, उनकी भी आदत यही है कि वो फुल पे करते हैं, लेकिन फुल पे इस तरह करते हैं कि वो आखिरी दिन का वेट करते हैं और आखिरी दिन पे करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, 2-3 दिन पहले पे कर देना चाहिए क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग। पॉइंट ये है कि जब वो पाकिस्तान गए हुए थे, उन्होंने इस अगेन वही सोचा कि मैं आखिरी दिन पे करूंगा। उनका बैंक अकाउंट उनके क्रेडिट कार्ड के लिंक्स के साथ मौजूद था,
मैं दुबई फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो दुबई फर्स्ट के अंदर जब भी आप क्रेडिट कार्ड को पे करते हैं, बिल पे करते थे पहले, तो अपना एटीएम कार्ड डालते थे उसके अंदर और वो पेमेंट इंस्टेंटली हो जाती थी। रिसेंटली उन्होंने जब चेंज किया इस चीज़ को और उन्होंने यूएई सेंट्रल बैंक के साथ उनके पोर्टल के साथ लिंक कर दिया उसको, और जब अब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर कुछ सर्टेन बैंक्स हैं लिस्टेड जिसके थ्रू ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंस्टेंटली, अदरवाइज आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूं, उन्होंने मशरिक बैंक के अंदर उसका उनका एक अकाउंट था और दूसरा अकाउंट, लेट्स से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी वो दुबई फर्स्ट की थी। पहले क्या होता था कि पहले वो एटीएम कार्ड, जो मशरिक बैंक का एटीएम कार्ड है, वो उसके अंदर एंटर करते थे और वो पेमेंट फौरन हो जाती थी। अब क्या होता है कि वो जब भी पेमेंट करने जाते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो वो रीडायरेक्ट करता है यूएई सेंट्रल बैंक की वेबसाइट के ऊपर, और वहां जाकर आपको सर्टेन बैंक्स को वो अब्लाइज करता है कि वो आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अलग से 2-3 दिन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप पे कर सकते हैं थ्रू द सेकेंडरी कार्ड्स। तो अब उनके पास मशरिक बैंक का ऑप्शन ही नहीं आया। आखिरी दिन ये प्रॉब्लम हुई और वो परेशान हो गए, और यहाँ पर दुबई फर्स्ट में आपको पता है फर्स्ट अबू धाबी बैंक ही एक ऐसा एटीएम है जिसके अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो उनको कोई बंदा ऐसा मिला ही नहीं जो कि उनके बिहाफ पे पेमेंट कर सके, उनका वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगने लगे। तो मेरा सारा स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि हमेशा जब भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करें वो फुल में करें, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो, और पहले कर दें 2-3 दिन पहले, ताकि यू नेवर नो पेमेंट टर्म्स चेंज हो चुकी हो और आपको ना पता हो। बहुत आखिर में जाके जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। बैंक तो यही बोलेगा ना कि 10-15 दिन पहले हमने इंटीमेट कर दिया था, इंटीमेट कर भी दिया और नहीं भी कर दिया, और एटलीस्ट हमने 10-15 दिन 20 दिन पहले ये चेंज कर दिया था प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए अपनी बैंक की ट्रांजेक्शन्स जब भी करें और खासतौर पर ट्रैवल कर रहे हो तो वो पहले फुल करके पे करके जाएं। नंबर फिफ्थ पॉइंट, अगेन एक और फ्रेंड है मेरे जिनके साथ ये हुआ था और बड़ा फनी इंसिडेंट था, मेरे सामने ही हुआ था। वो फनी तो मैं अब कह रहा हूँ, लेकिन उनका 300-400 दिरहम का नुकसान हो गया था उस टाइम पर। वो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेते हैं अपने पास, और मैं भी यही प्रैक्टिस करता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स की पिन्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, तो उससे कन्वीनियंस होती है थोड़ी सी। अब ऑल्दो कि मैंने कुछ चीज़ें चेंज करना शुरू कर दी हैं, लेकिन पिन जब सेम होती है तो उसमें आपके वॉलेट के अंदर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों मौजूद हैं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। जब आपको डेबिट कार्ड डालना है आप क्रेडिट कार्ड डाल सकते हैं, अगर खास तौर पे जब दोनों सेम बैंक्स के हों और सेम किस्म का उनकी आउटलुक होगा दोनों क्रेडिट कार्ड की, जो कि नॉर्मली हो जाता है इस तरह से। तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड डाल दिया इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में, और पिन भी सेम था। जब उन्होंने डाल दिया ट्रांजैक्शन हो गई, थोड़ा सा उनको मेन्यू के अंदर फर्क लगा था, लेकिन उन्होंने बोला हो सकता है डिफरेंट एटीएम यूज कर रहा हूं तो हो सकता है डिफरेंट उसका इंटरफेस हो। लेकिन जब सब कुछ हो गया तो, और जब मैसेज आया तो पता चला कि भाई ये तो क्रेडिट कार्ड से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। सिर्फ आई थिंक कोई 200 दिरहम निकाले थे और उसके ऊपर तकरीबन कोई 100 दिरहम की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लग गई थी। आई मीन चार्जेस लग गए थे, प्लस ये कि उसके साथ फाइनेंस चार्जेस अगले दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता ही है उसके अंदर क्रेडिट कार्ड के अंदर जब आप कैश विड्रॉ करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ ना करें, और मैं कहता हूं हमेशा पिन्स डिफरेंट रखें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की, और अगर आप सेम रखी भी है एक वॉलेट के अंदर ना रखें, और अगर एक वॉलेट के अंदर रखा हुआ है तो मेक श्योर करें कि उसके डिज़ाइन डिफरेंट हो, और अगर डिज़ाइन डिफरेंट नहीं है फिर तो आपको हर सूरत में अपना एक चीज़ जो है ना अलग रखनी चाहिए, अलग जगह पर रखनी चाहिए। कभी भी मिस्टेक हो सकती है, बंदा कभी भी डिफरेंट कार्ड एटीएम मशीन में डाल सकता है। नंबर 6 पॉइंट के ऊपर आते हैं। नंबर 6 पॉइंट है बेसिकली बोरोइंग करना आपका अपना राइट है। ये लोग समझते हैं कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड आ गया है तो मेरा राइट है उसको यूज़ करना, भले मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हो ना हो, मेरा मेरा राइट है। खासतौर पे मैंने स्पेशली यूएई के अंदर मैंने देखा है लोग पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को तो ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जैसे उनका पैदाइशी हक है इस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए, और मैं अगेन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि मेरी जो वीडियोस के अंदर जो टॉप रैंकिंग वीडियोस हैं उसके अंदर लोन के बारे में जो वीडियोस होती हैं वो टॉप पे होती हैं। हालांकि मैं उनमें बात वो नहीं कर रहा होता, लेकिन थंबनेल उस तरह की होती है कि लोगों को लगता है जैसे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करता कि आसानी से लोन लेना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग लोन और उसके बाद उसको पे ऑफ ना करने का सोचना, ये क्रिमिनल ऑफेंस मेरे ख्याल से अपने अपने साथ अपनी फैमिली के साथ क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है कि आप इस तरह की माइंडसेट रखते हैं। तो अपना राइट ना समझें लोन्स को। लोन्स एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है, अगर आपको सही से यूज़ करना नहीं आता, सही जगह पे यूज़ करना नहीं आता, गलत डेट ले रहे हैं आप, तो कभी भी ना लें। अब आते हैं नंबर 7 पॉइंट के ऊपर। नंबर 7 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है बैंक्स के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ उसको हल्का ना लें। बिकॉज ये ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जितना आप पुराना इनके साथ रिलेशनशिप होगा उतना ही आपके साथ ये प्रेफरेंशियल
ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ऑल्दो कि मुझे पता है इसके अंदर क्रेडिट प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपकी अपनी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी चेंज होगी, हो सकता है आपके बैंक का रवैया चेंज हो जाए, आपके साथ उनका इंटरेक्शन का वे चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होती है, आप कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। जैसे मैं मल्टीपल टाइम्स, एक बैंक है पाकिस्तान के अंदर, ऑलमोस्ट कोई 25 साल से मेरा अकाउंट है उसके अंदर, तो मैं उनके साथ जब भी कोई इशू आता है तो मैं कहता हूँ यार 25 ईयर से आपके पास मेरा अकाउंट है, इस तरह की प्रोफाइल है, आप ये बात कैसे कर सकते हैं। तो अपनी जो रिलेशनशिप है किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन ना करें। वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है, आपको नेगोशिएशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसी तरह से मैं यूएई के अंदर बात करूं तो मशरिक बैंक के साथ मेरा जो अकाउंट था, उसके अंदर मैंने जब जब एटीएम की फीस मुझे वो चार्ज कर रहे थे डिफरेंट, जब एटीएम मशीन्स के अंदर यूज़ कर रहा था, तो मैंने उनको बोला था यार मैं इतने अरसे से आपके साथ अकाउंट चला रहा हूँ, तो अब ये छोटी मोटी चीज़ें अब ये ख़त्म कर दें इसको, या मैं फिर अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ। तो उन्होंने उसके बाद रिवर्स करना शुरू कर दी मेरी जो ट्रांजेक्शन थी। तो इसलिए अगेन एज आई सेड इन द बिगिनिंग के अनलेस यू आस्क फॉर द क्वेश्चन द आंसर इज ऑलवेज नो। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो अगर मुझे पसंद आते हैं तो मैं ले लेता हूँ और उनके एनुअल फीस के ऊपर ले लेता हूँ। पहले साल की एनुअल फीस वैसी माफ कर देते हैं वो लोग, वैसी वेव हो जाती है। जो नेक्स्ट ईयर की एनुअल फीस होती है, अगर मुझे क्रेडिट कार्ड वाकई अच्छा लगता है तो मैं कहता हूँ कि लेट से मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन एक दफ़ा बात ज़रूर करूंगा। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 1 साल से मेरी ये हिस्ट्री है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद मी देन आपको ये एनुअल फीस वेव करनी पड़ेगी। और 99% ऑफ द टाइम एनुअल फीस वेव हो जाती है, अदरवाइज मैं कार्ड कैंसिल कर देता हूँ। तो इसलिए हमेशा अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो भी अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ रिव्यू करते रहें और उनको वैल्यू दें। नंबर 8 पॉइंट बैंकिंग से रिलेटेड कम और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा है। कभी भी अपने जो नॉर्मल अकाउंट है, जो आपका डे टू डे आपकी डीलिंग हो रही होती है, लेट से आपकी सैलरी आ रही होती है, उसके अंदर ज़्यादा पैसे ना छोड़ें। एक इकोनॉमिक्स 101 की थ्योरी है ना कि मोर मनी विल क्रिएट मोर डिमांड, यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नजर आएंगे उस अकाउंट में जो कि आपके पास एक्सेसिबल है, उसके अंदर आपको फिर आपकी डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि पैसे हैं तो खर्च भी कर देते हैं। अपनी सेविंग्स को ऐसे अकाउंट्स में रखें जो आपको रेडली अवेलेबल ना हो, फॉरन आप उसको एक्सेस ना कर सके। मैं जिस अकाउंट में भी सेविंग रखता हूँ, मैं ट्राई, एक तो मैं सेविंग रखता नहीं हूँ अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर, मैं किसी लेट से ऐसी जगह पार्क करता हूँ जो एक्सेसिबल ना हो इजीली मुझको, लेट से इवन एज सिंपल एज एटीएम कार्ड से तो एटलीस्ट एक्सेसिबल ना हो, मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़े उसको एक्सेस करने के लिए, लेट से चेक देना पड़े, लेट से कोई फॉर्म फिल करना पड़े, लेट से ऑनलाइन कुछ जाना पड़े, लेकिन फॉरन मैं एटीएम से जाऊँ और निकाल लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 9th पॉइंट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स मैंने कहा हुआ है, क्रेडिट कार्ड को जब भी यूज़ करें उनके रिवॉर्ड्स को अच्छी तरह से समझें। बहुत सारे लोगों को रिवॉर्ड्स नहीं पता होते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त के पास एचएसबीसी का कार्ड है, इनफैक्ट सांबा बैंक का कार्ड है आई थिंक। अब तो सांबा बैंक खत्म हो रहा है क्योंकि वो उसको एक्वायर कर लिया सीबीडी ने यूएई के अंदर। सांबा बैंक को मैं पिछले आई थिंक कोई 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ या उससे भी ज़्यादा शायद। और हर दफ़ा जब भी मैं दुबई एयरपोर्ट से ट्रांजिट करता हूँ तो हमेशा मैं उसको यूज़ करता हूँ फॉर द लाउंज एक्सेस। लेकिन एक भाई है मेरे, और इस तरह मेरे ख्याल से और भी लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि अपने क्रेडिट कार्ड की पावर क्या है। आप उसके अंदर लाउंज यूज कर सकते हैं, लाउंज एक्सेस ऑलमोस्ट की 150-200 दिरहम तक की वैल्यू रखता है। बहुत सारे लोग उस फैसिलिटी को यूज नहीं करते। इसी तरह से बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपको पता होना चाहिए और आपको यूज करने चाहिए। अभी रिसेंटली मैं ऐसे ही देख रहा था कि दुबई फर्स्ट की जो मेरी ओवरऑल जो जो इनकम है अब तक की थ्रू द कैशबैक, वो अब तक की इस महीने मैंने स्कूल की फीस पे की है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो बहुत हाई हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ अब तक की बात करूं पिछले 1 साल की, तो तकरीबन 3000 दिरहम्स की मेरे पास कैशबैक आया है। तो अगर लोगों को नहीं पता होगा इस तरह की इनकम का, जो कि नॉर्मली लोग कैश से पे कर देंगे, तो आपको अगेन इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्रेडिट कार्ड्स कितने पावरफुल हैं। जिसके लिए नुकसानदेह है वो मैंने बताया हुआ है। अगर वो आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तो क्रेडिट कार्ड से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। नंबर 10 पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने इससे पहले बोला कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हो तो आप अपनी लॉयल्टी चेंज कर सकते हैं। लॉयल्टी चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के ज़माने के अंदर। अगर दूसरा बैंक इतना आपको वैल्यू कर रहा होगा तो वो आपको काउंटर आपको ऑफर करेगा। जिस तरह से मैंने आज से कोई 3 साल पहले, जब 4 साल ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले जब मैंने मशरिक बैंक चेंज किया था फ्रॉम एचएसबीसी, तो मुझे एक तो एचएसबीसी की सर्विस मुझे समझ नहीं आ रही थी यूएई के अंदर रहते हुए, लेकिन जो मशरिक बैंक ने मुझको ऑफर की थी वो आउटस्टैंडिंग थी। मुझको बेस्ड ऑन माय सैलरी मुझे 2500
दिरहम्स की ऑफ़र की थी कि आप जैसे ही अपना सैलरीड अकाउंट, पहली सैलरी आपकी आएगी 2500 दिरहम्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। नथिंग लाइक इट। मतलब आप इस तरह से लेट से फिर मैंने उसके उनके साथ लोन भी लिया था जो कि अब ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई नया बैंक मिल जाए मुझको इस तरह की, जो इस तरह की ऑफ़र कर रहा हो कि सैलरी आप सिर्फ ट्रांसफ़र करें, अपना बैंक चेंज करें और आपको वो इंसेंटिवाइज़ करेंगे और आपको 2500 दिरहम, 3000 दिरहम, 2000 दिरहम बेस्ड ऑन योर सैलरी व्हाटएवर इट इज़, आपको वो पैसे देंगे। तो इस तरह की ऑफ़र से हमेशा देखना चाहिए, हमेशा लुकआउट रखना चाहिए इस तरह की चीज़ों के ऊपर, कभी भी इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए जस्ट बिकॉज़ आप लेज़ी हैं। लेज़ी होने की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। अब फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग होते हैं जो बिज़ी होते हैं, ठीक है, अगर वो बिज़ी हैं और पैसे कमा रहे हैं देन मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप लेज़ी हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर इस तरह की चीज़ों को आपको देखना चाहिए। अपने टाइम को ऐसी जगहों पे यूज़ करना चाहिए जहाँ से कोई फ़ायदा भी हो आपका। नंबर 11th पॉइंट पाकिस्तान से रिलेट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी इस ट्रिप के अंदर भी देखा कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि कोई एक बैंकिंग ऐप काम नहीं कर रही है, कोई दूसरी बैंकिंग ऐप से किसी और इशू आ गया है, किसी एक बैंक ने, इससे पहले मेरे एक ऐप थी इजी पैसा की, उसके अंदर मैंने थोड़े से पैसे पड़े हुए थे तो मैंने एक यूटिलिटी बिल पे कर दिया और वो यूटिलिटी बिल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब अगेन जो जिस जिस बिल को मैंने पे किया था उसकी ड्यू डेट आने वाली थी, मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन की और तकरीबन 2-3 दिन की इंटरेक्शन के बाद वो कहीं जाके रिफ्लेक्शन आई उस अकाउंट की। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। यू नेवर नो किसकी सर्विस किस तरह की किस वक्त हो जाए, तो किसकी ऐप किस टाइम पे डाउन हो जाए। मैं इससे पहले मैंने कहा था, मैं पाकिस्तान में था इसलिए मैंने इजी पैसा यूज़ किया, अदरवाइज मैं हमेशा आरडीए के थ्रू अपनी यूटिलिटी बिल पे करता हूँ। और उसका रीज़न ये है कि आरडीए के थ्रू अगर आप पे करते हैं और कभी कोई प्रॉब्लम होती है बिल्स के अंदर, तो वो एटलीस्ट आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपको हेल्प आउट कर देगा और वो उसको सेटल करवाने में। लेकिन अगर आप लेट्स से ऐप्स लाइक इजी पैसा यूज़ करेंगे या वो बैंक यूज़ करेंगे जो नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो कस्टमर सर्विस की इंटरेक्शन है वो एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनफैक्ट। तो इसलिए अपने जो इस पॉइंट का मकसद ये है कि अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बनाएं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लोग तो बैंक अकाउंट बनवाते नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर, अगर बाहर रहते हैं तो उनको तो खैर मैं कहता हूँ लाजमी एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि आपके पास फॉल बैक ऑप्शन हो। कोई टाइम पर, किसी टाइम पर भी किसी की ऐप भी धोखा दे सकती है, इसलिए आपके पास फॉल बैक ऑप्शन लाजमी होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बात की आपसे कि अपनी प्रोफाइल कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से आपको लोन के लिए जब जाएंगे तो आपको अच्छी प्रोफाइल के साथ जाना चाहिए। इस बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि कौन सी ऐप्स आपको यूज नहीं करनी चाहिए जस्ट टू टेक लोन्स, और अपने अपने लोन्स को बैंक के हद तक रखें, बैंक से इंटरेक्शन की हद तक रखें, क्योंकि अगर आपको बैंक लोन नहीं देता तो इसका मतलब आपकी प्रोफाइल में मसला है और जो दूसरा बंदा आपको लोन देगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर देगा। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया, आप प्लीज़ जाके देखें उसको। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी डाइवर्सिफिकेशन की कि किस तरह से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखता हूँ, वो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना दी है। डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उस वीडियो को प्लीज़ जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।